Hello friends, welcome to Symbiosis Academy. I am Naveen Kumar Singla and the topic we are going to discuss today is the laws of chemical combinations. Friends, one of the important aspects of chemistry is the study of chemical reactions. And these chemical reactions takes place according to certain laws called laws of chemical combinations. And these laws are: first is law of conservation of mass, second is law of constant compositions, third is law of multiple proportions, fourth is law of reciprocal proportions, and fifth is Gay-Lussac's law of gaseous volumes. इन 5 लॉज में से जो पहले 4 लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट कंपोजिशन, मल्टीपल प्रपोर्शंस एंड रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस, ये चारों लॉज डील करते हैं विद द मास रिलेशनशिप, जबकि जो 5th लॉ है द गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ये डील करता है विद द वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस. तो इस वीडियो में मेनली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कस करेंगे. Law of conservation of mass. It was given by Lavoisier in 1789 and was verified by Landolt. ये लॉ किसने दिया था? It was given by Lavoisier. कब दिया? 1789 में. और इसको किसने वेरीफाई किया? Landolt ने. इस लॉ को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन आइए हम देखें. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज, जब भी कोई केमिकल चेंज होती है, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स रिएक्टेड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड. मीन्स ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल चेंज होगी, तो टोटल मास रिएक्टेंट्स का जो रिएक्ट किया है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड. या इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ऑल्दो इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मीन्स कि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. इसलिए इस लॉ को लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहा जाता है. फ्रेंड्स, इफ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन all the reactants are completely converted into products, if all the reactants are completely converted into products, then according to law of conservation of mass, the total mass of the reactants will be equal to total mass of the products. But suppose if one of the reactant is present in excess, कि अगर एक reactant जो है वो excess में present है, ज़रूरत से ज़्यादा present है, तो क्या होगा कि रिएक्शन के बाद वो जो एक्सेस रिएजेंट है वो बच जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि जो जितने हमने रिएक्टेंट्स लिए थे वो कंप्लीटली अगर प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होते हैं तो क्या होगा? तो उस केस में जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का, जो हमने रिएक्टेंट लिए थे, वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स प्लस द मास ऑफ रिएक्टेंट्स विच रिमेन्ड अनरिएक्टेड. तो अगर हम रिएक्टेंट्स जो ले रहे हैं अगर वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होते हैं प्रोडक्ट्स में, तो उस केस में जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का वो किसके इक्वल होगा? जो प्रोडक्ट्स बने हैं प्लस जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट नहीं किए, मतलब जो एक्सेस रिएजेंट था जो रिएक्शन के बाद बच गया, उन दोनों को मिला के जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास होगा वो उसके इक्वल होगा. जैसा कि हमने कहा कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इट वाज गिवन बाय लेवॉइजियर, लेकिन इसको वेरीफाई किसने किया? इट वाज वेरीफाइड बाय लैंडोल्ट. और लैंडोल्ट ने इसके लिए एक स्पेशल ट्यूब यूज़ की थी जो कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. इस ट्यूब को हम लैंडोल्ट्स ट्यूब बोलते हैं. ये ट्यूब जो है ये एच शेप की होती है.
इसमें 2 लिम्ब्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, एक को हम लिम्ब 1 कहेंगे और एक को हम लिम्ब 2 कहेंगे। तो ये 2 लिम्ब्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जो कि एक ट्यूब जो है उसके थ्रू कनेक्टेड हैं। एच शेप की ये ट्यूब है जिसे लैंडोल्ट्स ट्यूब कहा जाता है। तो लैंडोल्ट ने क्या किया, उसने एक लिम्ब में सॉल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का। एक लिम्ब में उसने क्या लिया, सपोज फर्स्ट लिम्ब में हम ये मान लेते हैं उसने सॉल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड, और सेकंड लिम्ब में उसने सॉल्यूशन लिया सिल्वर नाइट्रेट। यानी फर्स्ट लिम्ब में सोडियम क्लोराइड और सेकंड लिम्ब में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो लिया, और दोनों जो ओपनिंग्स हैं इनको कॉर्क की हेल्प से क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद इस ट्यूब को वे कर लिया गया और इसका वेट जो है वो नोट कर लिया गया कि उसका वेट कितना है। उसके बाद जो ट्यूब है उसको टिल्ट किया गया। टिल्टिंग से क्या होगा, जब इसको टिल्ट किया तो ये दोनों सॉल्यूशन इस कनेक्टिंग ट्यूब के थ्रू जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्सिंग होगी और उनके मिक्सिंग से जो है वो एक केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगी, जिसमें AgNO3 जो है वो रिएक्ट करेगा NaCl के साथ। जब AgNO3 और NaCl सॉल्यूशन के मिक्सिंग होगी तो क्या बनेगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनता है और सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो बनता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो रिएक्शन के बाद जो ट्यूब है उसको फिर से वे किया गया, दोबारा उसको वे किया, और हमने क्या देखा कि जो रिएक्शन से पहले वेट आ रहा था रिएक्शन के बाद भी सेम वेट आ रहा है। मीन्स यहाँ वेट में कोई चेंज नहीं आ रहा था बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इस केस में ओबे हो रहा है। Friends, in a number of reactions, mainly nuclear reactions, it was found that the mass of the products formed was found to be slightly less than the mass of the reactants. Means nuclear reactions में ये देखा गया कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनका मास रिएक्टेंट्स के मास से थोड़ा कम आ रहा था, और ये जो डिफरेंस इन मास जो आ रहा था दोनों के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, इसे क्या कहा गया, इट वाज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और ये जो मास है ये लॉस्ट कैसे हो रहा है, वो मास कहाँ जा रहा है, इस लॉस ऑफ मास को एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो मास है जो लॉस्ट हो रहा है इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन E इज इक्वल टू mc², जहां E जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को, M जो है इट इज द मास लॉस्ट, और C जो है इट इज स्पीड ऑफ लाइट। मीन्स जो मास लॉस्ट हुआ है रिएक्टेंट्स का वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। तो यहां अगर हम देखें तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए था कि जो मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनका जो मास है वो किसके इक्वल होना चाहिए था, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। या हमने कहा कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन यहाँ मैटर यानी कि मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। तो ये कहा गया कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ओबे नहीं होता, और उसको जो है थोड़ा मॉडिफाई किया गया और इसको कन्वर्ट किया गया, जिसे क्या कहा गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट द टोटल सम ऑफ द मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स कि मास को एनर्जी में चेंज करें चाहे एनर्जी मास में चेंज हो, लेकिन टोटल जो मास और एनर्जी है यानी टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज इट रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।